अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज की वीडियो मेरी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक है। अगर इसे इन द लार्जर सेंस देखा जाए तो ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी नहीं है, ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का एक नोहा है। और चूंकि ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का नोहा है, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और कानून के बारे में एक ऐसी तलख सच्चाई है जिसका जानना आप लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और दूसरी तौर पर जब मैं सोचता हूं कि आप लोग भी मुंतजिर होंगे कि मेरा YouTube चैनल दरमियान में क्यों बंद हो गया था और 6 महीने के बाद दोबारा कैसे शुरू हुआ, तो आज हम बात करेंगे कि मुझे दूसरी बार क्यों निकाला। अब तक मैंने अपनी बरतरफी के बारे में, जो लोग मुझसे वाकिफ नहीं हैं, नए हैं, उनके इत्तला के लिए कि मैं सिविल जज था। मैंने तकरीबन 16 साल अपनी सर्विस की और अल्हम्दुलिल्लाह अपने इत्मीनान के मुताबिक, कानून और आइन के मुताबिक की। लेकिन बहरहाल एक ऐसा हादसा मेरी जिंदगी में हुआ कि मुझे बरतरफ कर दिया गया। जब मैंने बरतरफी के खिलाफ अपील की तो पहली ही समाअत पर वो अपील मंजूर हो गई और बरतरफी का ऑर्डर 20 मार्च 2018 को खत्म कर दिया गया। टेक्निकल जुबान में बोलते हैं सेट असाइड कर दिया गया। ताहम आला अदलिया चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो किसी भी मामला पर अपनी साबिका राय से इनहराफ कर सकती है और नई राय दे सकती है। 4 साल तक मुझे लटकाए रखा गया और मुझे दोबारा ज्वाइनिंग नहीं दी गई, जिस पर मैं एक रोज साबिक चीफ जस्टिस की अदालत में बतौर साइल के पेश हुआ। साबिक चीफ जस्टिस ने मुझसे सवाल किया कि क्या मसला है, तो मैंने बताया कि मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि मैं आपको चैम्बर में मिल सकूं। मैंने आपके सेक्रेटरी के पास टाइम लेने के लिए दर्जनों बार रिक्वेस्ट की। मैं अपनी अथॉरिटी यानी रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट के पास हजारों मरतबा गया कि मेरी बहाली का हुक्म होने के बावजूद मुझे दोबारा ज्वाइन नहीं किया गया और बिला वजह मेरा वक्त जाया किया जा रहा है और मेरी तनख्वाह रिस्टोर नहीं की जा रही, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक फौरी तौर पर हो जाना जरूरी थी, क्योंकि मेरी बरतरफी का ऑर्डर सेट असाइड कर दिया गया है। बहरहाल आज मैं ये कह सकता हूं कि साहब लाट साहब बहादुर नाराज हो गए। उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग दी और ज्वाइनिंग के बाद दोबारा उसी मैटर पर शोकाज नोटिस फॉर डिसमिसल ऑफ सर्विस दिया गया और बिलाखिर गुज़िश्ता साल 28 नवंबर को मुझे दोबारा बरतरफ कर दिया गया। जाहिर है अगर हाईकोर्ट किसी जज को बरतरफ कर रहा है तो यकीनी तौर पर उस पर कोई ऐसे इल्जामात होंगे जिससे जुडिशियल सर्विस का वकार मजरू हो रहा होगा। और जो लोग मुझे जानते हैं वो हैरान हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या है। अर्ज करता हूं कि एक खास वक्त में मुझे टारगेट किया गया। मेरे खिलाफ 3 महीने के अंदर 13 के करीब इंक्वायरियां स्टार्ट की गई। बहुत सारी इंक्वायरियां अपनी मौताब मरती चली गईं। बहरहाल जिस इंक्वायरी में मुझे टारगेट करके डिसमिस किया गया है, मैं उसकी बाबत अर्ज करता हूं। एक वक्त में मैं लाहौर में पोस्टेड था और मेरी अदालत को जब से मैंने सर्विस की है 2001 से सेल्फ डायरेक्टेड कोर्ट कहा जाता है। कहा जाता है कि तेज तरीन ट्रायल की मिसाल मैंने कायम की है और हाईकोर्ट इस बात को तस्लीम करता था। जहां पर कोई भी मसला पैदा होता था, कोई केस मुश्किल था, वकला झगड़ा करने वाले थे, पार्टियां दरखास्तबाज थी, वो केस मेरे पास ट्रांसफर किए जाते थे और मैंने हजारों ऐसे मुकदमात का फैसला किया जिनमें 20 से जायद जज केस सुनने से इनकार कर चुके थे। इस केस में जो मेरे पास आया, इसमें एक खातून ने अपने भाई के खिलाफ दावा किया था कि बाप की जायदाद जो भाई ने बतौर गिफ्ट वसूल की है वो गलत है और ये एक रवायती मुकदमा है जो हमारी अदालतों में अक्सर आता है। बहुत मामूली सी जायदाद का मुकदमा था। बहरहाल दरखास्त हाईकोर्ट को यह दी गई कि गुज़िश्ता अदालतों में 3 साल से यह मुकदमा पेंडिंग था और अभी इब्तदाई स्टेज पर था। मुकदमा मुझे हाईकोर्ट के हुक्म से मौसूल हुआ और मैंने देखा कि अजीब दास्तान है। मुद्दइया यानी खातून ने दावा किया कि उसके भाई ने गलत या नाजायज या जाली गिफ्ट डीड बनाकर बाप की जायदाद हड़प कर ली है और मुझे हिस्सा नहीं देता है। जब यह मुकदमा दायर हुआ तो पहली ही तारीख पेशी पर तलबी पर जो मुद्दा भाई था उसके बच्चे पेश हुए और उन्होंने बताया कि हमारा बाप तो फौत हो चुका है, तो हमें इसमें जरूरी फरीक के तौर पर ऐड कर लिया जाए ताकि हम इस मुकदमा का दिफा कर सके। 3 साल तक मुसलसल अदालत हाय मुख्तलिफ अदालतों में यह मुकदमा जारी रहा। मुद्दइया के वकील को कहती रही कि इनकी इस दरखास्त का जवाब दे। जब मेरे पास ये मुकदमा ट्रांसफर होकर आया तो पहली ही तारीख पर मैंने मुद्दइया के वकील को आखिरी वार्निंग दी कि 3 साल से आपने तमाशा बनाया हुआ है, आप अदालत के साथ
खिलवाड़ कर रही है, तो आप इसका जवाब दें कि क्या वाकई आपका भाई मर चुका है। अब चूंकि दरखास्त के साथ डेथ सर्टिफिकेट भी लगा हुआ था, फहरिस्त वो रसा खुद मुद्दई भी फराहम करता है और वो लोग भी दे रहे थे, और इसी तरह उनका इंदराज मुख्तलिफ रेवेन्यू रिकॉर्ड पर मौजूद था। पहली बार मैंने वार्निंग दी, 7 दिन की तारीख दी, उसके बाद दूसरी तारीख पर मैंने कॉस्ट की, मैंने हरजाना किया कि अगली तारीख पर जरूर जवाब दे। तीसरी तारीख पर भी जवाब दाखिल ना हुआ तो मैंने वो दरखास्त मंजूर कर ली, और ये कॉमन प्रैक्टिस है, ऐसा होता है। जज साहिबान अगर तेजी से मुकदमा को चलाना चाहें तो वो दरखास्त हाई को कॉस्ट करने के बाद मंजूर या खारिज कर लेते हैं, चूंकि अल्टीमेटली फैसला तो उसका मेरिट पर ही होना है। यहां यह बात बताना बहुत जरूरी है कि मेरे इस हुक्म के खिलाफ सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदालत अपील में अपील नहीं हुई, इसको चैलेंज नहीं किया गया, यानी मैंने कोई काम गलत नहीं किया। बहरहाल किसी भी वजह से दरखास्त हाईकोर्ट में पेश की गई कि मैंने रिश्वत लेकर यह काम गलत किया है। इस दरखास्त पर हाईकोर्ट जाहिर है कुछ नहीं कर सकता था, उन्होंने मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा 1 साल के लिए। तय ये पाया गया कि 1 साल तक मेरी निगरानी की जाएगी, मेरे सेशन जज मेरी हर 3 महीने के बाद छमाही रिपोर्ट सरसाल करेंगे और मुझे मॉनिटर किया जाएगा कि मेरे अंदर क्या खराबी है। अजीब दिलचस्प बात है कि इस दरखास्त का नंबर था 4/13। इसके कुछ अर्सा बाद एक और मसला पैदा हुआ और उसमें भी मेरी निगरानी की जाना ऑर्डर हुआ, उसका नंबर 10/14 था। अब ये दोनों बैक वक्त चल रही थी और मैं अंडर ऑब्जर्वेशन था। मजे की बात यह है कि जो दरखास्त बाद में आई या जो मामला मेरा बाद में पैदा हुआ, उसमें हाई कोर्ट की ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने करार दिया कि मैंने अपना वो पीरियड शानदार तरीके से पूरा कर लिया है और मेरे अंदर किसी तरह का कोई ऐप नहीं देखा गया और मेरी परफॉर्मेंस बहुत आला रही है। लेकिन जो दरखास्त पहले से चल रही थी उसके साथ कुछ हादसा किया गया, कुछ मिसहैंडलिंग की गई और 2 ऐसे जज साहिबान के साथ, 2 ऐसे सेशन जज साहिबान से रिपोर्ट तलब की गई जिनके साथ मैंने रिक्वायर्ड मुकर्रर मुद्दत पूरी नहीं की थी। दोनों से, एक साहब के साथ मैं कुल 14 दिन काम किया था और एक साहब के साथ मैंने कोई 45 दिन काम किया था। कवायद ये करार देते हैं कि कम से कम 90 दिन काम करने के बाद उससे रिपोर्ट हासिल की जा सकती है। बहरहाल 45 दिन वाले साहब ने फरमाया कि वर्क एंड कंडक्ट इज सेटिस्फैक्टरी, हाउएवर हिज इंटेग्रिटी इज डाउटफुल, यानी मेरी किरदार पर उन्हें कोई शुभात थे। दूसरे साहब ने भी कुछ ऐसा ही लिखा। इस पर इंक्वायरी का हुक्म हुआ। जब मैंने इंक्वायरी में सवाल पूछा, जिरा करने का हक हासिल होता है, मैंने पहले साहब को पूछा कि आपके इस डाउट की बुनियाद क्या है, क्या आपको किसी ने शिकायत की, क्या वकील ने शिकायत की, लिटिगेंट ने शिकायत की, या पब्लिक में से आपने कुछ मेरे बारे में गलत सुना। तो उन्होंने यकसतरी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जुडिशियल ऑफिसर जो सामने बैठा है इसके बारे में कभी कोई शिकायत वसूल नहीं की। इसी तरह दूसरे साहब ने भी मेहरबानी की और यही फरमाया। बहरहाल आला अदालतें अपनी मर्जी की मालिक होती हैं। उन्होंने इस सारी इंक्वायरी में एक गलती ये तलाश की कि जिस तारीख को मैंने ये हुक्म दिया था तो डिटेल्ड ऑर्डर मैंने साइन किया था, तो उसका कोलैबोरेटिव शॉर्ट ऑर्डर रीडर की गलती से फाइल मेरे तक ना आने की वजह से तहरीर नहीं हो सका था। जब आप 3-4 हजार फाइलें या 300-400 फाइलें रोजाना काम करते हो तो ऐसी गलती को क्लरिकल मिस्टेक कहते हैं। मिसकंडक्ट की जो तारीफ हाईकोर्ट रूल्स में की गई है या वैसे की जाती है, वो एक ऐसी गलती होती है जो किसी को उसके मालो मता से महरूम कर दे, तो इसे मिसकंडक्ट कहा जाएगा, वरना ये गलती है। अब मेरे केस में गलती यकीनी तौर पर पाई गई, लेकिन इसे मिसकंडक्ट करार नहीं दिया जा सकता, चूंकि उस खातून के मुकदमा का मैंने फैसला नहीं किया, उसके खिलाफ कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं किया जिसकी वजह से उसका कोई माली नुकसान हो गया हो। बहरहाल जैसा कि साहिबान की मर्जी हो, मुझे इस मुकदमा में बरतरफ कर दिया गया। जब मैंने सर्विस अपील की तो सर्विस अपील हाईकोर्ट के 3 फाजिल जज साहिबान सुनते हैं। तो लॉर्डशिप जो उनको हेड कर रहे थे वो मिस्टर जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा साहब तशरीफ फरमा थे। उन्होंने हाईकोर्ट के वकील से एक सवाल पूछा कि इसमें ऑफिसर पर एलिगेशन क्या है, इल्जाम क्या है। हाईकोर्ट की जानिब से पेश होने वाले वकील ने सर झुकाया और अदब के साथ कहा, वो तो मुझे भी नहीं मिला। मेरी अपील 20 अप्रैल 2018 को मंजूर कर ली गई और मेरे खिलाफ किया गया ऑर्डर सेट असाइड कर दिया गया। बहरहाल ऑनरेबल हाईकोर्ट की मर्जी थी, उन्होंने मुझे 4 साल तक ले ऑफ रखा। उसके बाद उन्होंने मुझे दोबारा नोटिस दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ऑफ द हाईकोर्ट मुझे खुद सुनेगी। मैं उनके सामने 2 बार पेश हुआ, मैंने अपनी मारूजात पेश की।
मुझे ये कहा गया कि आपके खिलाफ कंप्लेंट्स मामूल से ज्यादा हैं। मैंने अर्ज किया कि मेरा काम मामूल से ज्यादा नहीं, मेरा काम मामूल के किसी भी जज से 30 से 40 गुना ज्यादा है। और इसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं है कि मेरे बॉसेस, मेरे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, मेरे जो बॉस होते थे, वो मुश्किल तरीन, पेचीदा तरीन और झगड़े वाले मुकदमा मुझे देते थे। अगर वो कंप्लेंट मेरी वजह से पैदा हुई है तो आप उसे वजन दें, लेकिन अगर वो रवायती तौर पर दरखास्तबाज लोगों के मुकदमा मेरे पास ट्रांसफर करते थे कि उन लोगों ने मेरे से पहले वाले जजों के खिलाफ भी दरखास्तें दी हुई थी, जैसा कि इस मुकदमा में था कि ये किसी और के खिलाफ दरखास्त दी गई तो मुकदमा मेरे पास ट्रांसफर हुआ, तो फिर आप मुझे गुनहगार समझ लें। दूसरी बात मैंने ये अर्ज की कि 22 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के साथ मैंने काम किया है। अगर उनमें से किसी ने मेरी एक एसीआर खराब की है, यानी मेरे बारे में बुरी राय का इजहार किया है, तो यकीनी तौर पर इन दरखास्तों को वजन देना चाहिए। और इसी तरह 13 में से 11 इंक्वायरियां आपने मेरी 6 महीने के अंदर कंडक्ट करवाई और सब में मुझे बेगुनाह करार दिया गया। और हाईकोर्ट की अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में 2 तरह की कंप्लेंट्स होती हैं। एक को कहते हैं सीओ, ऑर्डिनरी कंप्लेंट, दूसरी को कहती है सीसी, करप्शन कंप्लेंट। मेरे खिलाफ पूरी जिंदगी में एक भी सीसी, करप्शन कंप्लेंट आई ही नहीं, मौसूल नहीं हुई। तो सीओ यानी ऑर्डिनरी कंप्लेंट्स की बुनियाद पर कैसे मुझे बरतरफ किया जा सकता है। बहरहाल ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ऑफ द हाई कोर्ट ने दोबारा यही फैसला किया कि मेरी मौजूदगी में जुडिशियल सर्विस की इज्जत तार-तार होने का अंदेशा है। अब ये मुकदमा के इसको थोड़ा सा आम आदमी की तफहीम के लिए मैं बयान करता हूं कि ये जो ऑफिसर्स या सरकारी मुलाजिम के खिलाफ इंक्वायरियां होती हैं, ये बुनियादी तौर पर ये क्रिमिनल लॉ के, ये सजा और जजा का मामला होता है। क्रिमिनल लॉ में रिमांड कोई तसव्वुर नहीं होता। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी आदमी को 302 में सजाए मौत से बरी करते हैं तो वो एक नुक्ता पकड़ते हैं कि ये एक मसला है जिसकी बुनियाद पर आपका पूरी प्रोसिक्यूशन की सोच मैलिस है या वो कानून के मुताबिक नहीं है। मेरे फैसले में यह करार दिया गया था कि जिस ऑफिसर वजाज ने मेरे खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया वो बादजा इंक्वायरी की फेट में बैठा और बादजा मेरी डिसमिसल वाली मीटिंग में बैठा, तो यह कहा गया कि उस लॉर्डशिप ने, हाई कोर्ट के उस जज साहब ने मुझे चेस किया। यह मेरी जजमेंट में लिखा गया। तो चूंकि तासब शुरू से मौजूद है तो लिहाजा इसकी बुनियाद पर डिसमिसल को सेट असाइड किया जाता है। आगे लिखा था, हाउएवर ताहम हाई कोर्ट दोबारा भी इसी इंक्वायरी पे फैसला कर सकती है। तो कानून में इसकी गुंजाइश ये होती है कि ऐसी सूरत में हाई कोर्ट दोबारा इंक्वायरी का हुक्म देता है। अब मेरे केस में मैं वजाहत कर चुका हूं कि इंक्वायरी वाला तो मैटर ही नहीं, मेरे पे कोई इल्जाम नहीं। 4 गवाह पेश हुए, चारों ने मेरे खिलाफ कोई इल्जाम नहीं लगाया, किसी गलत कारी का इशारा तक नहीं दिया। मेरे केस को कानून की जुबान में केस ऑफ नो एविडेंस कहते हैं। लेकिन बहरहाल हुक्म हाकम मर्ग मफाजात ऑनरेबल हाई कोर्ट 2 मुकदमात में क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एक ही नतीजा पर पहुंची। और इत्तफाक की बात है कि पहला मुकदमा आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो का मुकदमा था जिसमें सजा को तोड़ा गया कि जस्टिस अब्दुल कय्यूम, जस्टिस एहसानुल हक चौधरी और जस्टिस राशिद अजीज मैलिस थे। उसके बावजूद मुकदमा को रिमांड किया गया और अगले 17 साल तक वो मुकदमा चलाया गया। अब ये मेरी किस्मत समझें कि उसी तरह की किस्मत मैं लेकर पैदा हुआ हूं कि एक ऐसा मुकदमा जिसमें इल्जाम नहीं है, जिसमें एविडेंस नहीं है, जिसमें मेरे खिलाफ कोई शहादत मौजूद नहीं है, उस मुकदमा में मुझे दोबारा सजा दी गई है। तो चूंकि हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट आईनी अदालत है, वो कानून से बालातर भी कुछ फैसला कर सकती है। बहरहाल मैंने दोबारा अपील की है और मुझे इस सिस्टम पर या इस निजाम पर अभी तक कामिल यकीन है और मैं समझता हूं कि मेरे साथ जो भी ज्यादती की गई है उसका इंजाम मेरे हक में बेहतर होगा और अल्टीमेटली मुझे इंसाफ मिलेगा। यकीनी तौर पर ऐसा होगा। ये सारी दास्तान इसलिए सुनाना पड़ी कि बहुत से दोस्त सवाल पूछते थे कि आप तो जज के ओहदा पर बहाल हो गए थे, फिर दोबारा आपको क्यों निकाल दिया गया। और बहुत से दोस्तों का सवाल शायद इस तरह था कि मैंने दोबारा कुर्सी पर बैठते ही कोई बहुत बड़ी दिहाड़ी लगाई और हाईकोर्ट मुझ पर दोबारा बरस पड़ा। तो अर्ज ये करता हूं, जरूरी नहीं कि जो आपको नजर आता हो वैसा ही हो। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंशाअल्लाह अज़ीज अपनी जुडिशियल लाइफ के मुख्तलिफ वाकयात आपसे शेयर करता रहूंगा। खुदा हाफिज।